हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लीगलीज। माय नेम इज आरती। और हम जैसे कि बीएस से अभी चैनल पे बीएसए का कंटेंट आ रहा है। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी आ गए हैं चैनल पे। ये 7th लेक्चर होने वाला है और इसमें हम एडमिशन का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 प्रिलिमिनरी पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया जिसमें कि हमने उसे अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया। जिसमें फर्स्ट पोर्शन था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का, जो कि आता है सेक्शन 4 to 14 तक। वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो से हम सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एडमिशन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि हमने क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में क्या पढ़ा था। एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम एडमिशन का जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में आते हैं सेक्शन नंबर 4 to 14। सेक्शन नंबर 4 में हमने देखा था कि वो सभी फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो सभी रेलेवेंट होंगे। इसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर भी पढ़ा था। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 5, जिसे हमने स्कोप वर्ड से याद किया था। एस से स्टेट ऑफ थिंग्स, सी से कोज, ओ से ओकेजन, पी से अपॉर्चुनिटी, ई से इफेक्ट। तो ये पांचों चीजें सेक्शन नंबर 5 के अंडर रेलेवेंट बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 6 में हमने पीसीएम से याद रखा था मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट कैसा होगा, प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 7 में हमने सर टायर वर्ड से इसे याद रखा था, जिसमें 7 ही लेटर्स हैं। एस से सपोर्टिंग फैक्ट्स आते हैं, आई से इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, आर से रिबटिंग फैक्ट्स, टी से टाइम एंड प्लेस, आई से आइडेंटिटी, आर से रिलेशन ऑफ पार्टीज, ई से एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। तो ये 7 तरह के फैक्ट्स रिलेवेंट बताए गए हैं सेक्शन नंबर 7 में। इसमें जो आइडेंटिटी वाला पॉइंट है उसके साथ हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कंसेप्ट भी पढ़ा था। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 8, जिसमें ये बताया गया कि अगर किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान कोई कॉन्स्पिरेटर कुछ बोलता है, कुछ लिखता है या कोई एक्ट करता है, किसके रेफरेंस में, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, तो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। किसके अगेंस्ट, कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट, और वो सभी मेंबर्स के अगेंस्ट। फिर उसके मेंबर्स मींस कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 9, जिसमें हमने देखा कि वैसे तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी इनकंसिस्टेंसी के कारण रेलेवेंट बन जाते हैं। इसमें हमने फर्स्ट सबसेक्शन में पढ़ा था कि जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सभी रेलेवेंट माने जाएंगे, जिसमें हमने प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट भी पढ़ा था। फिर उसके बाद सेकंड सबसेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो सभी फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बनाते हैं या हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं, वो सभी फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में ये बताया गया कि अगर कोई फैक्ट्स या फिर वो सभी फैक्ट्स जो कोर्ट की हेल्प करते हैं डैमेजेस की अमाउंट को एसरटेन करने में या डैमेजेस की अमाउंट को डिटरमाइन करने में, वो सभी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। फिर उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में ये बोला गया कि जहां भी कोई राइट या कस्टम क्वेश्चन में आ रहा है, तो वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसमें उन्हें क्रिएट किया गया, मॉडिफाई किया गया, असर्ट किया गया, डिनाई किया गया, उन सबको रेलेवेंट माना जाएगा। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 12, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो इसमें ये बोला गया था कि जब ये तीनों चीजें फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, तो वो सभी फैक्ट्स जो इनकी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं वो रेलेवेंट माने जाएंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 और 14 में हमने एक एक क्वेश्चन बनाया था, फिर उसके बाद इन्हें पढ़ा था। सेक्शन नंबर 13 में ये क्वेश्चन बना था कि क्या कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो क्या कोई एक्ट एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली किया गया है, ये क्वेश्चन बना था। तो इसमें ये बोला गया कि अगर वो एक्ट सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस का पार्ट है, तो इस चीज को रेलेवेंट माना जाएगा। किसके रिगार्डिंग, कि वो एक्ट इंटेंशनली किया गया है। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 14। इसमें दिया गया कि क्या एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया। उसमें ये बोला गया कि अगर वहां पे कोई कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो एक्ट हो गया है। तो इस चीज को यहाँ पे रेलेवेंट माना गया, मतलब कि कोर्स ऑफ बिजनेस को रेलेवेंट माना गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में सेक्शन नंबर 4 to 14 तक हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो इसमें मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी कि कैसे कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 5 में हमने स्कोप वर्ड से याद किया, 6 को हमने पीसीएम से याद किया, 5 को सर टायर से याद किया। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे सभी सेक्शन। सेक्शन नंबर 14 तक हो गए हैं।
तो ये तो हमने देख ली कि कैसे हमने पढ़ा था। और यहाँ पे आप देख लो कि बेयर एक्ट में क्या लैंग्वेज दी गई है इन सभी सेक्शन में। एक बार बेयर एक्ट आप जाके पढ़ लेना, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। या फिर जब मैंने रिवाइज करवाया है, तो आप सभी उसको वापस से चलाना और बेयर एक्ट लेके बैठ जाना और बेयर एक्ट में साथ-साथ उसे देखते जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा इससे। तो यहाँ तक हमारे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसे रिवाइज भी कर लिया है। अब हम एडमिशन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इस क्लास में हम 4 सेक्शन से डील करेंगे एडमिशन के, जो कि है सेक्शन नंबर 15 टू 18 तक। वैसे तो एडमिशन का जो पोर्शन है वो सेक्शन नंबर 15 से 25 तक है, लेकिन इस वीडियो में हम 4 सेक्शंस करेंगे 15 टू 18 तक। सेक्शन नंबर 15 में एडमिशन को डिफाइन किया गया कि एडमिशन क्या चीज है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18 जो 3 सेक्शंस है उसमें ये बताया गया कि किसके द्वारा एडमिशन किया जाएगा, कौन एडमिट एडमिट कर सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि एडमिशन क्या होता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पे ये एलिगेशन लगाई गई है कि मैंने चोरी की है, अगर मैं कोर्ट में जाके या किसी और के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ या एडमिट कर लेती हूँ कि हाँ मैंने चोरी की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 15 में बोला गया एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है। ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है। अब ये इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस मतलब कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हेल्प कर रही है या फिर कोई ओपिनियन क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रही है, तो वो क्या होगी, वो स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएगी। लेकिन वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग होनी चाहिए या रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग होनी चाहिए, किसके द्वारा की जाएगी, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 16 टू 18 में। और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर की जाएगी वो हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इसमें बोला गया एडमिशन एक स्टेटमेंट है, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जो क्या करती है, एक इन्फरेंस सजेस्ट करती है किसके रिगार्डिंग, फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या फिर रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। किसके द्वारा की जाएगी वो हम सेक्शन नंबर 16 टू 18 तक पढ़ेंगे। और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर एडमिशन किया जाएगा वो हम आने वाले सेक्शंस में आगे डील करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर 15 एसेंशियल पॉइंट्स, जो कि है कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी, मतलब कि एडमिसिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस रहेंगे एडमिशन के। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एडमिशन मस्ट रिलेट टू सब्जेक्ट मैटर इन इशू, कि जो सब्जेक्ट मैटर अभी इशू में है उसके रिगार्डिंग ही आप एडमिशन देंगे। ऐसे नहीं है कि कोई और मैटर चल रहा है और आप एडमिट कुछ और कर रहे हो तो उसे एडमिशन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में अभी ये सब्जेक्ट मैटर चल रहा है कि क्या मैंने ए के घर से उसकी डायमंड की रिंग चुराई है, तो ये फैक्टिंग इशू है, अभी ये सब्जेक्ट मैटर चल रहा है। और मैं ये एडमिट कर रही हूँ कि हाँ मैंने ए के घर से उसका मोबाइल फोन चुराया है, तो क्या ये यहाँ पे रेलेवेंट होगा, ये मेरा एडमिशन माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी रिंग के रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, ना कि उसके मोबाइल फोन के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में। फिर आया सेकंड पॉइंट जिसमें है इट मस्ट बी नेचर ऑफ सेल्फ हार्मिंग। एडमिशन जो है वो सेल्फ हार्मिंग नेचर में होना चाहिए, ना कि सेल्फ सर्विंग नेचर में। एडमिशन सेल्फ सर्विंग सर्विंग अगर है तो आप अपने हक में तो वैसे भी बोलोगे ही बोलोगे। जहां पे आप खुद को हार्म दे रहे हो, एक तरह से खुद के अगेंस्ट कुछ चीज एडमिट कर रहे हो, तो उसे एडमिशन माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट है इट मस्ट बी मेड बाय द पर्सन, किसके द्वारा किया जाएगा ये हम सेक्शन नंबर 16 टू 18 में पढ़ेंगे। और किन सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा ये हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 19, 20, 21 है। फिर उसके बाद आया इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एडमिशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब ये फॉर्मल एडमिशन क्या होता है, जो कि या तो कोर्ट में दिया जा रहा है उसे हम फॉर्मल एडमिशन बोलेंगे, या फिर रिटन फॉर्म में आप एडमिट कर रहे हो उसे हम फॉर्मल एडमिशन मानेंगे। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा अगर रूल ऑफ प्लीडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप एडमिट कर रहे हो तो वो फॉर्मल माना जाएगा। अब ये रूल ऑफ प्लीडिंग क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे कि प्लेंट होता है, प्लेंट से आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो, तो उसका जवाब आप रिटन स्टेटमेंट से देते हो। प्लेंट में आप पे एलिगेशंस लगी होती है, उसका जवाब आप रिटन स्टेटमेंट से देते हो। तो रिटन स्टेटमेंट का ये रूल है कि आप पे जो एलिगेशन प्लेंट में लगाई गई है उसे आप स्पेसिफिकली डिनाई करोगे। अगर आप रिटन स्टेटमेंट में उसे स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते हो तो वो इम्प्लाइड एडमिशन माना जाएगा यहाँ पे।
तो वो फॉर्मल एडमिशन होंगी ये तीनों चीजें कौन सी, या तो आप ट्रायल के दौरान दे रहे हो एडमिशन, दूसरी चीज हुआ कि आप रिटर्न में दे रहे हो, तीसरी चीज रूल ऑफ प्लीडिंग के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये हुआ फॉर्मल एडमिशन। और इनफॉर्मल एडमिशन क्या हुआ, जैसे कि मुझ पे इल्जाम लगाए कि क्या मैंने चोरी की है या नहीं की है, ये फैक्ट इन इशू बे। तो मैं अगर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाके बोल रही हूँ, सी को मान लीजिए मैं जाके बोल रही हूँ कि मैंने तो एक ही रिंग चोरी कर लिया, अब मैं उसे बेच के पैसे कमाऊंगी और अब पैसा ही पैसा हो जाएगा, डायमंड रिंग है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसके। तो मैं ये सी के सामने एडमिट कर रही हूँ। अब जो मैंने ये एडमिशन किया सी के सामने, वो रेलेवेंट माना जाएगा अगर सी उसे जाके जो प्लेंटिफ है उसके फेवर में उसे यूज कर रहा है, तो वो मेरे अगेंस्ट प्रूव कर सकता है उस एडमिशन को। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 16। सो सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 में हम ये पढ़ेंगे कि किसके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, कौन एडमिट कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो सेक्शन नंबर 16 की अगर आप हेडिंग पढ़ोगे, इसमें लिखा है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। यहाँ पे दो तरह के लोगों के बारे में ही बात की गई है कि जो एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सेक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें 5 तरह के लोग दिए गए हैं। तो परिवर्ड से इसे आप याद रखोगे, पी से पार्टी, ए से एजेंट, आर से रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, आई से आ जाएगा इंटरेस्ट जो कि 2 तरह का आ गया। ठीक है, तो एडमिशन कौन कर सकता है, जो पार्टी है प्रोसीडिंग की वो तो कर ही सकती है, और दूसरे है एजेंट। अगर कोई एजेंट को एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया है तो वो एडमिशन कर सकता है। और तीसरी चीज है, अगर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सू हो रही है, सू कर रही है, तो वो उसके एडमिशन को भी रेलेवेंट माना जाएगा। चौथी चीज है इंटरेस्ट। वो व्यक्ति जिसके पास कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है वो एडमिशन कर सकता है, या फिर वो व्यक्ति जिससे कि इंटरेस्ट डिराइव किया जा रहा है वो एडमिशन दे सकता है। तो यहाँ पे आ गए 5 तरह के लोग। परिवर्ड से याद रखोगे, पी से पार्टीज, ए से एजेंट, आर से रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, आई 2 तरह के हो जाएंगे इंटरेस्ट। फर्स्ट तो वो जिनके पास प्रोप्राइटरी या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है वो, या फिर वो व्यक्ति जिससे कि इंटरेस्ट को डिराइव किया गया है वो, उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। तो 16 में 5 तरह के लोगों को के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा रहा है, परिवर्ड से याद रखोगे। और फिर अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 17। सो सेक्शन नंबर 17 की जो बैरक लैंग्वेज है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी डायरेक्टली अगर आप उसे पढ़ोगे। तो उसे हम पहले नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर हम बैरक की लैंग्वेज पे जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 17 में ये बोला गया है कि अगर पार्टी की राइट या लाइबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, तो उस थर्ड पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ए है, ए ने बी को हायर किया कि बी उसके डेटर से पैसे रिसीव करेगा, उसे एक एंट्री बुक दी कि उसमें वो एंट्री भी करता जाएगा जैसे जैसे वो उसके डेटर से पैसे रिसीव करेगा। अब बी ने बाकी सबसे तो रिसीव कर लिया, लेकिन उसने सी से पैसे नहीं कलेक्ट किए। तो ए ने बी पे सूट फाइल कर दिया, बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि उसने सी से पैसे रिसीव नहीं किए। तो यहाँ पे बी बोल रहा है कि सी तो ए का डेटर है ही नहीं, सी ने तो कोई पैसे नहीं देने ए को, तो मैं उससे कैसे पैसे रिसीव कर लूं। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन मतलब कि सी अगर ये स्टेटमेंट दे देता है, सी अगर एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ए को पैसे देने हैं, मैं ए का डेटर हूं या फिर ए मेरा क्रेडिटर है, तो यहाँ पे ए की स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाएगा बी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे समझ में आया कि अगर किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी पार्टीज की राइट या लाइबिलिटी को डिसाइड कर रही है, तो उस थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा, ये बोला गया सेक्शन नंबर 17 में। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17 की बेयर एक्ट लैंग्वेज। तो सेक्शन नंबर 17 में दिया है कि statement made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admission। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई थर्ड पर्सन जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी पे डिपेंड करती है उस सूट की पार्टीज की राइट या लाइबिलिटी, तो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएगी।
if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them। तो वो किसके रिलेटेड होने चाहिए, उस पोजीशन और लाइबिलिटी के रिलेटेड ही डिस्प्यूट होना चाहिए, तो तभी उनकी स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। If there are midwives, the person making them occupies such position or is subject to such liability। जब वो एडमिशन कर रहा है, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है, तब उसके दौरान उसके पास वो पोजीशन या उसके ऊपर वो लाइबिलिटी होनी चाहिए। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तभी उसे एडमिशन माना जाएगा। तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 17 में। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 17 की इलस्ट्रेशन। सो ये वही इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है। उसमें मैंने आपको डेट का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे स्पेसिफिकली रेंट को डेट मान के ही एग्जांपल दिया गया है। इसमें दिया है ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए को बी ने हायर किया कि ए जाके मेरे टेनेंट से रेंट कलेक्ट करेगा। अब ए ने क्या किया, सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब बी ने फिर ए पे सूट फाइल कर दिया ए के अगेंस्ट कि उसने सी से रेंट नहीं कलेक्ट किया। अब ए ये डिनाई कर रहा है कि सी ने तो आपको कोई रेंट देना ही नहीं था, कोई रेंट ड्यू था ही नहीं सी की तरफ से। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बाय सी, यहाँ पे अगर सी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन, कि हाँ मैंने तो बी को रेंट देना है, तो ये इसकी स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B। यहाँ पे अब इसका अगर निचोड़ निकालें सेक्शन नंबर 17 का, तो इसमें ये बताया है कि अगर किसी पार्टी की राइट या लाइबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, थर्ड पार्टी की पोजीशन या लाइबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वो अगर थर्ड पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है उससे रिलेटेड, तो उसे एडमिशन माना जाएगा। ये बोला गया सेक्शन नंबर 17 में। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 18। सो सेक्शन नंबर 18 को पहले हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है। अब मान लीजिए कि मैं किसी मोबाइल की शॉप पे गई, मैंने उनसे सेकंड हैंड फोन खरीदा, मैंने उनको बोला कि मुझे आप कोई सेकंड हैंड फोन दिखा दो 10,000 के अंदर अंदर, तो मुझे खरीदना है। तो उन्होंने मुझे फोन दिखा दिया एक कि ये फोन है। अब वो फोन मुझे पसंद भी आ गया, लेकिन मुझे उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस थे, मुझे कुछ चीजें पूछनी थी, तो वो फोन जो था वो उनके पास उसी दिन सुबह आया था, तो उन्हें उस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जिससे हमने खरीदा है, सी से हमने फोन खरीदा है, तो उससे रेफर कर दिया कि तुम जाके उससे इंफॉर्मेशन ले लो इसके रिगार्डिंग। तो मैंने सी को फोन किया, मैंने सी से सब चीजें पूछ ली, सी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैंने वो फोन खरीद लिया। अब दूसरे तीसरे दिन कोई दिक्कत आ गई उसमें, तो मैंने जो सेलर था उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे अगर सी जिसके जिसके पास मुझे उसने रेफर किया था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो उसे एडमिशन माना जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड, जिसके पास रेफर किया है इंफॉर्मेशन के लिए, इन रेफरेंस टू अ मैटर इन सूट आर एडमिशन। अगर वो व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है जिसके पास रेफर किया गया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट मैटर इन डिस्प्यूट के रेफरेंस में है तो ये दिए सेक्शन नंबर 18 में। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें दिया है द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ए ने जो बी को हॉर्स बेचा है वो साउंड माइंड का है या नहीं है। ए सेज टू बी, ए ने बी को बोला गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट। ए ने बी को बोला था कि तुम जाके सी से सारी इंफॉर्मेशन ले लो, सी तुम्हें सब कुछ बता देगा इसके बारे में। बी सी के पास गया, सी ने सारा कुछ बी को बता दिया और उसने वो घोड़ा खरीद लिया। अब कल को इनके बीच में अब ये डिस्प्यूट आ गया यहाँ पे कि क्या वो घोड़ा साउंड माइंड का है या नहीं है। ए ने बी पे कर दिया केस। तो अब यहाँ पे सी की स्टेटमेंट, सी मतलब जिसके पास रेफर किया गया था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अगर वो सी जो है वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे एडमिशन मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, वो फैक्ट इन इशू या फिर आप बोल सकते हो मैटर इन डिस्प्यूट जो है उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, तो वो एडमिशन मानी जाएगी। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेक्शन नंबर 18 तक कंप्लीट। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है।
तो सेक्शन नंबर 15 में हमने एडमिशन की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें बोला गया था कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है किसके रिगार्डिंग, फैक्टिंग इशू के रिगार्डिंग या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग। और किसके द्वारा दी जाएगी वो हमने सेक्शन नंबर 16 टू 18 में देखा, और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर दी जाएगी वो हम आगे वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 हमें ये बताता है कि एडमिशन किसके द्वारा दिया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 16 में हमें 5 लोगों के बारे में बताया गया, जिसे हमने परी वर्ड से याद किया। पी से पार्टीज, ए से एजेंट, आर से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट में दो चीजें आई। फर्स्ट तो आए वो लोग जो कि प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट जिनके पास है, वो एडमिशन दे सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरे लोग वो आए जिनसे इंटरेस्ट डिराइव किया गया है, वो भी एडमिशन दे सकते हैं, या फिर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं जिन्हें हम एडमिशन मानेंगे। ये हुआ सेक्शन नंबर 16। और सेक्शन नंबर 17 में हमें ये बताया गया कि अगर पार्टीज की राइट्स या लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। ये बोला गया सेक्शन नंबर 17 में। इसमें हमने इलस्ट्रेशन में रेंट वाला एग्जांपल देखा था। और फिर आते हैं सेक्शन नंबर 18, जिसमें हमें ये बताया गया कि अगर किसी पार्टी ने थर्ड पर्सन के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए रेफर किया है, तो अगर वो थर्ड पर्सन बाद में कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे एडमिशन माना जाएगा। ये दिया गया सेक्शन नंबर 18 में। तो टोटल 7 लोग हो गए जिनके द्वारा एडमिशन दिया जा सकता है। सेक्शन 16 में 5 आ गए, 17 में आ गए और 18 में एक आ गया। तो टोटल हो गए 7। यहाँ तक कंप्लीट हो गए सेक्शन नंबर 18। नेक्स्ट वीडियो से हम 19 स्टार्ट करेंगे, और आने वाली 2 वीडियोस में हम एडमिशन का पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे ही आगे हम क्लासेस लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।